11 फरवरी को नगरीय निकाय के चुनाव होने को हैं। 48 वार्डों के प्रत्याशी अपने अपने दावों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। साथ ही महापौर का चुनाव होना है। ऐसे में हम चर्चा कर रहे हैं बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के संयोजक नवनीत चांद साहब से, और उनसे हम जानेंगे शहर को लेकर के उनकी क्या योजनाएं हैं, महापौर कैसे होने चाहिए और किस तरह से पार्षद होने चाहिए और उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। आइए चर्चा करते हैं नवनीत चांद साहब से। बहुत बधाई सर आपको। आपके कैंडिडेट्स मैदान में उतर चुके हैं। पहला सवाल तो यही है कि आप क्यों नहीं महापौर के लिए ट्राई करते हैं? महापौर का चुनाव लड़ने का काफी दबाव था जी। हमारे समर्थकों का भी। हम्म, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज बात ये थी कि संभाग का जिम्मेदारी मेरे अंदर था और मेरी पहली कोशिश थी कि निकाय चुनाव के अंदर में ज्यादा से ज्यादा पार्षदों को जो है शहरी राजनीति के अंदर में लाया जाए ताकि एक नई राजनीति की, स्वच्छ राजनीति की शुरुआत की जा सके। हम्म, और यदि मैं चुनाव मैदान में होता तो शायद मुझे बाकी कैंडिडेटों के लिए प्रचार करने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता और ना ही रणनीति बनाने का मौका मिलता। इसीलिए मैंने फैसला लिया हम्म, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करूंगा और रिजल्ट ओरिएंटेड हम्म, तरीके से जो है अपने पार्षदों को जिता के लाऊंगा ताकि नगरीय निकाय सरकार के अंदर में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हो। हम्म, और जो छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 साल के बाद भी हम्म, तमाम कांग्रेस और भाजपा के वादों के पश्चात भी जनता का जो शोषण हो रहा है, जनता की उम्मीदों को जिस तरीके से कुचला जा रहा है, उनका वास्तविक आवाज बनकर सदन में जाने की कोशिश जो है इस चुनाव के माध्यम से मुक्ति मोर्चा ने की। जहां तक एक इम्प्रेशन की बात है तो आपका इम्प्रेशन एक कर्मठ, जुझारू, प्रयत्नशील और शिक्षित प्रत्याशी के रूप में एटलीस्ट आप पार्षद के तौर पर आप फाइट कर सकते थे। 2019 में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2019 में मैंने पहला प्रयास जो है मदन मोहन मालवीय वार्ड से पार्षद के लिए किया था। दुर्भाग्यपूर्ण तमाम राजनीतिक दलों के षड्यंत्र के पूर्वक मेरा फॉर्म जो है रिजेक्ट करा दिया गया और वही एक कड़ी थी जहां मैंने जिंदगी में राजनीतिक रूप से एक नया मोड़ आया। मैं एक सिंपल सा वार्ड का मतदाता था, एक वार्ड का कार्यकर्ता था और यहाँ से बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा तक का सफर, संभागीय स्तर तक का सफर जो है वो 2019 की उस मोड़ ने मुझे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन युवाओं को सदन भेजने की आवश्यकता है जो सदन के अंदर जनता की आवाज को उठा सकें और बस्तर के अधिकार को उठा सकें। हमने देखा है कि कांग्रेस और भाजपा के जो नेता है उनका एक ही नारा है जो जिसके कारण से बस्तर आज भी पिछड़ा हुआ है कि जय हो हाई कमान, नहीं होगा बस्तर का कोई काम। अच्छा। तो इन मुद्दों को लेकर कि बस्तर की वो मुद्दे जो चारामा जाते जाते दम तोड़ देते हैं, उन मुद्दों को बस्तर में सदन के अंदर में आवाज दी जाए ताकि वो मुद्दे रायपुर तक भी पहुंचे और जरूरत पड़ने पर रायपुर के नेताओं के माध्यम से दिल्ली तक। अच्छा, आपके प्रत्याशी फिलहाल मैदान में हैं, 8 प्रत्याशी जहाँ तक हमें जानकारी है, उसमें से कुछ लोगों ने नाम वापस ले लिया है। चर्चा ये है कि अंदरूनी सेटिंग हो गई है, कितनी सच्चाई है? देखिए, जो कैंडिडेट्स थे उन कैंडिडेट्स को हमने पूरी ईमानदारी से उतारा था और उतारने के साथ काम भी किया था। हाँ, कुछ जगहों पर लोगों ने नाम वापस लिए और उसके कुछ प्रमुख कारण भी उन्होंने हमसे बताए। फिर भी हम उन मैदानों के उस जगहों पर आज भी संघर्ष जारी है और उसके साथ साथ 6 वो कैंडिडेट हैं जो योद्धा की तरह जमीन पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से सर्वे आ रहा है उस तरीके से हम मैदान में न केवल टक्कर दे रहे हैं बल्कि हम दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों से कई जगहों पर आगे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आप समझते हैं कि पार्षद को यहाँ पर आपके वार्ड्स में खासतौर पर ये लड़ना चाहिए या फिर बात करनी चाहिए? देखिए, 2000 क्योंकि मुद्दे तो मेरे ख्याल से सभी जगह एक ही है। अनेकों मुद्दे हैं पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पहली बार जब जगदलपुर नगर निगम बना उस समय से लेकर आज तक पार्षद की भूमिका को सही तरीके से जनता के बीच डिफाइन नहीं किया गया। ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो एक तरह से अपना वार्ड के अंदर में प्रतिनिधि खोजती हैं। वो वार्ड के विकास की गहराई को पहुंचाने के लिए अपने कैंडिडेट को प्रशिक्षण नहीं देती। मुझे नहीं लगता कि आज तक 48 वार्ड में जो पार्षद हैं वो पार्षद होने की भूमिका को समझ पाए हो या पार्टी ने कभी प्रशिक्षण शिविर दिया हो एक पार्षद की क्या भूमिका होनी चाहिए। पार्षद की भूमिका नाली साफ सफाई या लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नहीं है। ये बात हम जो है इस कैंपेन के माध्यम से बता रहे हैं। इन सब चीजों के लिए नगर पालिका, नगर निगम ऑलरेडी एक इकाई है जिसमें इन सब चीजों के लिए पोस्ट है और पोस्ट में लोगों को विधिवत इंटरव्यू लेकर विधिवत भर्तियां की गई।
तो यदि एक कर्मचारी का जो काम है जी। वो काम यदि पार्षद करने लगे तो पार्षद की जो ओरिजिनल भूमिका नगर निगम एक्ट के तहत दी गई, जिस कारण से इस इकाई को चुनाव में लाया जाता है, उसकी भूमिका खत्म हो जाती है। अब एक विधायक से हम अगर ये कहें कि वो ग्राम पंचायत की सड़कों के लिए या फिर नालियों के लिए घूमता फिरता रहे, तो विधानसभा में जाकर सदन में क्षेत्र के मुद्दे कैसे उठाएगा? बिल्कुल। तो जो काम कलेक्टर का है वो कलेक्टर को करना, जो काम विधायक का उसे विधायक करना। तो वही स्थिति जो है आज नगर निगम के अंदर में, यदि कर्मचारियों का काम पार्षद करने लगे, निगम आयुक्त की जिम्मेदारी को यदि पार्षद उठाने लगे, फिर निगम आयुक्त की क्या जरूरत है? उतने बड़े कर्मचारी स्टाफ की क्या जरूरत है? हमने इस पूरे मुद्दे को नगर निगम विधि संहिता के को पढ़ने के बाद हमने एक शपथ पत्र निकाला और शपथ पत्र में हमने बताया कि पार्षद की क्या भूमिका होगी। इस शपथ पत्र को लेकर भी बड़ी आलोचनाएं हो रही हैं, कई जगह पर यह आया कि नकली है, फोर्ज्ड है वगैरह। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहता भी हूं कि आप इस शपथ पत्र को जनता तक दिखाएं। मुझे नहीं लगता कि ये शपथ पत्र कहीं भी नकली है। देखिए, कभी भी एक शपथ पत्र देने वाला व्यक्ति ओरिजिनल शपथ पत्र देता है और उसके बाद उसकी बात को डमी शपथ पत्र बनाकर पॉम्पलेट के माध्यम से प्रचारित करता है। जिस किसी ने भी ये मुद्दा उठाया, उस व्यक्ति को अज्ञानता थी, उसको इसकी जानकारी नहीं थी कि ओरिजिनल शपथ पत्र भी जो है वो प्रत्याशी के द्वारा दिया गया है। आज आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि शपथ पत्र की कॉपी को भी सब जगह दिखाया जाए। ये आपके सामने है और ये शपथ पत्र कहीं भी नकली नहीं है, ओरिजिनल शपथ पत्र है। क्योंकि हमारे साथ बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर विजन, क्लियर मिशन, नो कमीशन। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम काम करने आए हैं और इसके पीछे हमारा स्वार्थ भी है। हमारा स्वार्थ ये है, हम कम वार्डों में इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम पूरे वार्डों में भी चुनाव लड़ सकते थे, और कम वार्डों में लड़ने के पीछे का कारण ये है कि हम कुछ वार्डों को सेलेक्ट कर रहे थे जहां पर कांग्रेस और भाजपा ने कभी काम नहीं किया। वहां से एक तरफा जीत तो गई, पर जो वार्ड वासियों को मिलना चाहिए था, और वार्ड वासी जिस वजह से निराश थे, हमने वार्ड वासियों के बीच चौपाल लगाया। हमने अपने कैंडिडेट थोपे नहीं जैसे कांग्रेस और भाजपा ने थोपे, हमने विधिवत चौपाल लगाया। चौपाल लगाकर जो है हमने वहां के लोगों से मतदाता स्वरूप व्यक्ति को आज हमने नेता बनाया। हमारा एक भी प्रत्याशी पहले से नेता की भूमिका में नहीं है, वो एक प्योर मतदाता है जो 25 साल से मत देता आ रहा था। पर मत देने के बाद यदि उसकी समस्या को कांग्रेस और भाजपा के नेता नहीं उठा रहे तो मजबूरन उसे अब सदन में जाने की लड़ाई के मैदान में उतरना पड़ा। और यही बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था। लोकतंत्र में सबसे अच्छी चीज ये है कि जब मतदाता स्वयं लोकतंत्र के अंदर शामिल हो जाए और वो सदन तक जाए तो जनता का काम होने लगता है। और इसी उद्देश्य से जो है हमने ये शपथ पत्र तैयार कराया और शपथ पत्र के माध्यम से हम आज की डेट में 6 वार्डों के अंदर में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि 2 प्रत्याशी भले जिन्होंने नाम वापस ले लिया और उसके बाद हमें अन्य वार्ड में निर्दलीय लड़ रहे प्रत्याशियों का भी साथ मिल गया। आज हम जगदलपुर के तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। जहां जहां जिस वार्ड पर लोग लड़ रहे हैं वहां यदि हमारी जरूरत पड़ रही है, हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये बात कही है, अखबारों में बयान जारी कर भी कहा है कि जहां जहां निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं यदि उनको हमारी जरूरत है हम उनके लिए खुलकर प्रचार करें। अच्छा, निर्दलीय तौर पर जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मान लीजिए अगर जीत जाते हैं तो क्या ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल जाए की गुंजाइश बनती है क्या? हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जो भी निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आएंगे वो नीतिगत तरीके से काम करेंगे। यदि हमें भाजपा या कांग्रेस में जाना ही होता तो हम वहां से टिकट का प्रयास कर लिए होते, हम उनके समर्थन का ऐलान कर दिए होते। नहीं, आमतौर पर ऐसा होता है, मान लीजिए ऑफर आए। यही राजनीति, इसी प्रकार की राजनीति से बचने का कोशिश हम कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि नीतिगत तौर पर हम विपक्ष का और नीतिगत तौर पर हम सरकार का समर्थन करें। हमारे सबसे जरूरी है हमारे बस्तर, हमारे जगदलपुर का विकास। अब विकास बाधक नहीं है, पर यह भी नहीं है कि विकास के लिए हम लोगों के घर उजाड़ते हैं, हम उसके भी नीतिगत समर्थक नहीं है। जिस चीज में विकास बस्तर का हित होगा, जिस चीज में जगदलपुर के निवासियों का हित होगा, यदि वो सरकार करती है, अर्थात जो मेयर चुन के आते हैं उनके एमआईसी करती है, हम उनका सहयोग करेंगे। पर यदि वो अपने नीतिगत वादों से पिछलते हैं और शहर के विकास के वादों से पिछड़ जाते हैं, उनसे मुठरते हैं, तो हम विपक्ष के साथ खड़े होंगे। नहीं, पार्टी की बात कर रहा था। मैं तो आपको बता दिया ना, मैंने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि ना हम कांग्रेस के साथ हैं और ना ही हम भाजपा के साथ हैं। नीतिगत तौर पर हमारा सदन के अंदर में विपक्ष और सरकार दोनों का समर्थन होगा। नीतिगत तौर पर एकदम स्पष्ट और क्लियर, हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं रहेंगे, हम जनता के मेंबर हैं। हम इसीलिए बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा की तरफ से निर्दलीय प्रत्याशियों को उतारा गया है कि नीतिगत तौर पर सदन में, सड़क पर भी और नीतिगत तौर पर सदन के अंदर भी
नीतिगत तौर पर सरकार के अंदर भी जो भी भूमिका हमें मिलेगी उस भूमिका में नीतिगत तौर पर समर्थन और विरोध दोनों जारी करेंगे। चलिए, आपने कहा कि जो पार्षद प्रत्याशी होंगे हमारे निर्दलीय होंगे, इसमें एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज ऐसा होता है कि ऑफर आ गया इस बीच कि नहीं, आपको इस पार्टी से हमें ऑफर आ रहा है, इस पार्टी आप बैठ जाइए या फिर खड़े हो जाइए, तो इस तरह से कोई ऑफर अक्सर आते हैं चुनाव जीतने के बाद में। मेरा सवाल दरअसल वहां पर था। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि नीतिगत तौर पर जिस दिन चुनाव चालू हुआ तब से ऑफर्स की बम्पार पड़े हुए हैं, लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं, लोग मुलाकात करने आ रहे हैं, पर हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि चुनाव के रण में है। चुनाव के रण के बाद जो भूमिका जनता जनार्दन हमारी तय करेगी, हमने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम विकास विरोधी नहीं है, और हम विकास के नाम पर शोषण विरोधी, शोषण के समर्थक भी नहीं है। तो हमारी भूमिका बिल्कुल ही न्यूट्रल रहेगी, और वो भूमिका चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष के साथ हो, नीतिगत होगी। और हमारे लिए एक ही लक्ष्य है, वो ये है स्वच्छ बस्तर, सर्वश्रेष्ठ बस्तर, एक बस्तर। अच्छा, शुरू में आपने कहा था कि पार्षद को ऐसा होना चाहिए, तो आपकी नजर में पार्षद की क्या राइट्स और ड्यूटीज है? यानी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ प्रत्याशियों को, तमाम जो पार्षद हैं या होने वाले हैं, कि पार्षद एक्चुअल में है क्या, उनकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं? देखिए, पार्षद जो होता है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे तहसीलदार के पास जो पावर है, निवास प्रमाण पत्र लेके सब कुछ के पावर, वो पावर पार्षद को मिले हुए। आज से पहले अभी एक्ट बदला तो वो पावर तहसीलदार के पास चले गए, पर पहले आपका उस वार्ड में रहना या ना रहना, उसको भी यदि गवर्नमेंट के पास सर्टिफाइड करवाना पड़ता था, तो पार्षद की अनुशंसा की जरूरत होती है। एक पार्षद की भूमिका तमाम सरकारी योजनाओं को अपने वार्ड के अंदर रहने वाले तमाम मतदाताओं तक पहुंचाने की भूमिका होती है, और उसके लिए उसका समन्वय विभाग के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होता है। आज वो एक पहला व्यक्ति होता है जो वार्ड का पहला व्यक्ति से कहा जाता है कि भाई ये वार्ड का पहला व्यक्ति है, जिसे अधिकृत रूप से वो अधिकार है कि वार्ड के हित में काम कर सके। हमने देखा है कि लगातार कांग्रेस या भाजपा की राजनीति में पार्षद की भूमिका एक तरह से जो है नाली सफाई, सड़क बनाना और ये सब तक सीमित रख दिया गया है। आज आप बताइए कि एक मॉडल वार्ड के रूप में 48 वार्ड में किस वार्ड को देख रहे हैं? मैं 48 वार्ड के पार्षदों से सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ कि 200 करोड़ रुपए से ऊपर का जो रेगुलर बजट है, यदि उस बजट को हटा दे तो व्यक्ति, और 4 लाख रुपए जो उसकी निधि है उसको हटा दे, तो वो बताएं कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ऐसा कौन सा काम वार्ड में किया है जिसे वो आज चुनाव में बना सकते हो, जिस चुनाव में जनता को बता सकते हो। मेरा तो सीधा सीधा सवाल है कि अगर आपने बहुत बेहतरीन काम किए हैं तो आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने घोषणा पत्र में बताना चाहिए कि इस गली में मैंने ये काम किया इतने लाख रुपए का, मैंने इस गली में ये काम किया इतने लाख रुपए का। पर हो क्या रहा है, मुझे फिर मौका दीजिए। एक व्यक्ति काम नहीं बता पा रहा है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का, राहुल गांधी जी का नहीं, ये चुनाव साय जी का, भूपेश बघेल जी का नहीं, ये चुनाव वार्ड की जनता का, वार्ड के विकास के लिए। और इस चुनाव के अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो पार्षद की है, और पार्षद की ड्यूटी है कि वो राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को विभागों से निकालकर अपने वार्ड के सामुदायिक भवन तक पहुंचाए। जितनी वैकेंसीज निकल रही हैं उन वैकेंसीज को फॉलो अप करके उन वैकेंसीज को घर तक पहुंचाए। सुरक्षा के नाम पर एक भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां पर किसी भी पार्षद ने चौक चौराहों पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगाए हो। वार्ड कमेटी बनाई जा रही है कोई एसपी बस्तर के द्वारा, पर वार्ड की सुरक्षा के लिए निगाहें चाहिए, और जो निगाहें हैं वो कैमरे से संभव। आप मेरे को बताइए कि क्या इस योजना पर कभी काम हुआ? आज की डेट में जो सरकारी जगह वार्डों के अंदर में खाली हुई उन पर कोई काम नहीं हो रहा। नालियों साफ सफाई करने के लिए जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के नंबर 90% पब्लिक को नहीं पता है। तो ये सब चीजों को यदि आप बहुत अच्छे से डेवलप करके लेकर आते हैं तो मुझे लगता है कि पार्षद के पास दिन भर सिर्फ और सिर्फ कमांड देने का काम बचेगा। पर यहाँ ये हो रहा है कि 90% पार्षद जो है वो अतिरिक्त काम अपने कंधे पे लेकर, जो काम एक्चुअल में उसको करने के लिए कर्मचारी दिए गए वो काम भी अपने कंधे पे लेकर कर रहे हैं। एक्चुअल में उनका काम ये है कि हर घर के अंदर रहने वाले प्रत्येक मतदाता का सीधा सरकार के साथ संवाद स्थापित करें, सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संवाद स्थापित करें। और पार्षद की वो भूमिका है जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है कि यदि वार्ड कमेटी वार्ड
सभा कोई चीज को अनुशंसा करती है तो एडमिनिस्ट्रेशन और जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, उनको भी उनके साथ समन्वय बैठा के वहां का काम करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि ये काम कहाँ हो रहा है? बिल्कुल। ये एक्चुअल में पार्षद का काम। इसीलिए हमने 100 रुपए के स्टाम्प पर वो ड्यूटीज अपने पार्षदों की दी है कि यदि आप हमको पार्षद का प्रत्याशी चुनते हैं, पार्षद बनाते हैं, वैसी स्थिति में यदि हम जीत कर आते हैं तो ये हमारी ड्यूटीज होंगी, और ये ड्यूटीज यदि हम नहीं निभाते हैं तो आप हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो। ऐसी गारंटी कौन दे रहा है? ये गारंटी लेकर हम आए, और ये गारंटी, ये काम कोई बड़े काम नहीं है, ये छोटे छोटे काम है जो कर लिए जाने चाहिए थे। मतलब मेरे पार्षद जो जीतेंगे वो कोई जादू का छड़ी नहीं चला देंगे, वो उसी बजट पर, जिस बजट पर आज तक काम किया जा रहा है, उसी बजट को सही तरीके से मैनेज करके जनता तक पहुंचा देंगे। जो जनता का पैसा है जनता को मिलना चाहिए। और मेरा कहना यह है कि वार्ड हमारा है तो हम ही संभालेंगे। तो वार्ड के लोगों का सुझाव लेने के लिए जब निगम के एक्ट में वार्ड कमेटी है, तो फिर क्यों पब्लिक का राय ना लिया जाए, और क्यों पब्लिक के, जनता के अनुसार काम ना किया जाए? क्यों पूरा बोझ पार्षद अपने कंधे पे लेकर चले? अच्छा, इसमें एक प्रश्न ये उठता है, मान लीजिए एक पार्षद ढंग से काम नहीं करता है, एक मतदाता, एक जो नागरिक होता है उस वार्ड का, वो क्या कार्रवाई कर सकता है? देखिए मान पहले लीजिए वो गरीब है। पहले क्या था कि अभी तो मैं राज्य सरकार का नया नियम नहीं जान पा रहा हूं, पर जी। पहले पार्षद को बुलाने का अधिकार भी राज्य सरकार ने आपको दे दिया था कि यदि आपको लगता है कि आपने गलत व्यक्ति का चयन कर लिया है तो 1/3 मतदाता यदि लिख कर देते थे कलेक्टर को, तो वैसे इसमें रिकॉल के लिए भी अच्छा। प्रावधान था। परंतु पिछले समय में जब पार्षद का चुनाव के माध्यम से मेयर का चुनाव का बात आया तो रिकॉल को राज्य सरकार ने जो वापस ले लिया। पर मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि रिकॉल होना चाहिए। जी। ये जनता का अधिकार है, बिल्कुल। और अगर वो नहीं है तो ये जनता को मांगने का अधिकार है। बिल्कुल। आज की डेट में यदि हमारे पार्षद इसमें से चुकते हैं तो आपके पास एक बेस है ना हमारे खिलाफ थाने जाने का, कोर्ट जाने का। ये देने से क्यों बच रहे हैं लोग? आज मेयर कैंडिडेट्स घूम रहे हैं, तमाम बड़े बड़े वादे होर्डिंग्स पे उन्होंने टांग दिए। मैं कहता हूं कि उतने खर्चे करने की जरूरत क्या है? आप 100 रुपए का स्टाम्प लीजिए, अपना एफिडेविट दीजिए, फोटोकॉपी बांट दीजिए, आपने किया है। जो हमने किया है। बताइए कि आप तब तो आप जनता के प्रति जिम्मेदार हुए ना। अब मैं चांद तारे तोड़ ले आऊं, ये कहना बात तो सिर्फ कहना, कहावत की बात होगी। यदि यथार्थ में आप वास्तव में जनसेवा करना चाहते हैं, यदि जनसेवा आपका लक्ष्य है, यदि आप चाहते हैं कि आपको मौका मिले और आप 5 साल में तस्वीर बदल दें जगदलपुर का, तो आपको गारंटी कार्ड लेके आनी पड़ेगी, और गारंटी कार्ड आपका शपथ पत्र है। इसलिए हम तमाम लोगों को कह रहे हैं जो प्रत्याशी मैदान में है, यदि आपकी जनसेवा करने का लक्ष्य है, आइए मैदान में, शपथ पत्र लाइए, ताकि जनता को मौका मिले अच्छा प्रत्याशी चुनने का। गारंटी कार्ड जब बहुत सारे लोगों की रहेगी तो जनता के पास ऑप्शंस भी रहेंगे, और यही कारण है कि हमको जनता का प्यार जो है 500 वार्ड में मिलता है। आप एक गणमान्य नागरिक हैं बस्तर के, और मैं इसमें ये सवाल करना चाहता हूँ, अभी 2 दमदार लोग महापौर के तौर पर कंटेस्ट कर रहे हैं, आप उन्हें कैसे रेट करते हैं, क्या दर्जा देते हैं उन्हें? देखिए दोनों का व्यक्तित्व अपना अलग अलग है, और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि एक व्यक्ति निगम से जुड़े हुए हैं, उनका कार्यकाल लोगों के सामने है। जी। जैसे संजय पांडे जी के लिए पब्लिक के अंदर में एक अलग बात निकल रही है, वो अलग अलग प्रकार की चीजें, और सीधा सीधा सवाल भी है। एक मेयर सफीरा साहू जी, जब वो मेयर थी तो संजय पांडे जी नेता प्रतिपक्ष थे। उनका एक बड़ा नारा फेमस हुआ था जगदलपुर में, शहर में। वो नारा था कि कहाँ गई वो झूठी मेयर जो कहती थी करूंगी क्या। अब वो झूठी मेयर का संज्ञा देने वाले संजय पांडे जी के साथ आज वो मेयर घूम रही, और वही मलकी सिंह गैदू जी जो संजय पांडे जी के आरोपों का खंडन किया करते थे कि हमारी मेयर स्वच्छ है, हमारी मेयर ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने बहुत बढ़िया काम किया। यहाँ तक कि हार्वेस्टिंग मशीन खरीदने के मामले पर जो जांच कमेटी कलेक्टर के पास बनी थी, वह संजय पांडे जी लीड कर रहे थे। ऐसे तमाम विवाद की स्थितियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब वो भाजपा में है वो मेयर, अब मलकी जी कह रहे हैं कि वो मेयर भ्रष्टाचारी है, उस मेयर पर तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, वो फाइल घूम रही है। तो ये आप किस संज्ञा से इसको देखेंगे? वो क्या 1,05,000 मतदाता जो मत करने जा रहे हैं, क्या उनको मूर्ख समझ रहे हैं? ये बड़ी चीज है, इसको जनता देख रही है कि आप जो कल कह रहे थे वो सही है,
या आज जो आप कह रहे हैं वो सही है। तो इनके पास कोई विजन नहीं है। नो विजन नो मिशन, ओनली फॉर कमीशन। किस कॉन्सेप्ट के साथ जो दोनों प्रत्याशी काम कर रहे हैं, उन प्रत्याशियों के पीछे मैंने बोला ना कि यदि इनके अंदर सच्चा जन सेवा करने का लक्ष्य हो, तो मुझे लगता है कि ये मेरा उनसे चैलेंज है। मैं आपके माध्यम से उन पर ये सीधा सीधा जो है चैलेंज कर रहा हूं कि दोनों प्रत्याशी जो हैं वो शहर के विकास के लिए शपथ पत्र लिए हैं, और यदि इन दोनों में से कोई भी शपथ पत्र लाएगा तो मैं स्पष्ट रूप से इस इंटरव्यू में कह रहा हूं कि मैं उनका प्रचार करूंगा। फिलहाल तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आपके जो सपने हैं और जो तमाम जो आपने योजनाएं बना रखी है शहर के विकास को लेकर के पूरी हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। दोस्तों, ये थे नवनीत चांद साहब, बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के संयोजक, हमसे चर्चा कर रहे थे और अपनी योजनाएं बता रहे थे शहर के विकास को लेकर के। अगली बार किसी अन्य शख्स के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।